ओवैसी साहब, अब हम ओवैसी साहब के साथ आ गए हैं। ये है इंडस रिवर और ओवैसी साहब ने वैसे ही आपको बताया अभी ओरिजिन्स में भारत के कई सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक ये भी है। हमारे जो योगेश भाई हैं वो बता रहे थे और ये सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान से ये नदी आती है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक परसेप्शन बन गया है कि अगर कोई मुसलमान है इस देश में तो वो पाकिस्तान ही जाना चाहता है और इस चीज़ को नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है? देखिए, जो देश से नफ़रत करते हैं वही इसी तरह की सोच रखते हैं। ये तो इस तरफ से हाँ, जो देश से मोहब्बत करते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं रहा तो उनको पाकिस्तान आ जाता है। हाँ, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, मगर जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था उस ज़माने में एक बात समझना पड़ेगा कि आप और हम वोट नहीं डाल सकते थे। वोट वही डालता था जो नवाब था, जो डिग्री थी, जो एक किस्म का इनकम टैक्स अदा करता था। तो एक इलीट क्लास को वोट डालने का हासिल था और वो भी बिल्कुल चंद फीसद या परसेंटेज। मेजॉरिटी तो वोट डाल ही नहीं सकती थी। नहीं, लेकिन आज अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जब हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है, एक गैर हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है। क्या इसको आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हिंदू इंडियन नेशनलिज्म एक चीज़ है और हिंदुत्व नेशनलिज्म एक चीज़ है। क्या फ़र्क है दोस्त में? फ़र्क ये है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो हम तमाम कल्चर्स को, रिलीजन्स को, ज़बानों को, त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। वो ये नहीं कहता कि एक देश, एक रिलीजन, एक कल्चर रहेगा। ये हिंदुत्व नेशनलिज्म है। जो इंडियन है ये हिंदुत्व नेशनलिज्म कहता है कि एक देश, एक कल्चर, रिलीजन। जो इंडियन नेशनलिज्म बोलते कि भाई बस ये सब एक इस देश के एक गार्डन है, इसमें हर तरह के फूल फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये फ़र्क है इंडियन नेशनलिज्म में और हिंदुत्व नेशनलिज्म में। और ये इंक्लूसिव है इंडियन नेशनलिज्म, वो एक्सक्लूजनरी है। ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में एक राष्ट्रवाद बीजेपी का है और एक राष्ट्रवाद कांग्रेस का है? देखिए, मैं उस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ जिसको महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनसे पहले मौलाना महमूदुल हसन, फिर उनसे पहले सन 57 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, सब ने मिलकर तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था ना। कोई अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा था कि हम लोग अलग हैं, बल्कि सब कह रहे कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर इस देश का हूँ, मुझे अंग्रेज़ों से लड़ना है, ये वतन मेरा है। ना किसी मुसलमान ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया, ना किसी हिंदू ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया। यही तो गांधी का पैगाम था। अभी ये क्राइसिस है देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आज जो रूलिंग पार्टी है वो तो साफ हिंदुत्व नेशनलिज्म की बात करती है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जितनी सीटें उन्हें मिली हैं वो खाली हिंदुओं के वोट पे तो नहीं मिली होंगी, मुस्लिम्स भी होंगे उसमें। तो देखिए, उसका डेटा है, CSDS का डेटा है। बताइए आप। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में 31% हिंदू वोट मिला और 19 आते 37% हो गया। तो एक ही कम्युनिटी है जिसका वोट नहीं बढ़ा नरेंद्र मोदी को। 6% वोट मिला मुसलमानों का 14 में, 19 में उतना ही मिला। दूसरे जितने सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन सब का परसेंटेज वोट बढ़ता गया। तो क्या पैन इंडिया आपको कोई ऐसी पार्टी दिखती है जो पैन इंडिया उनको रिप्रेजेंट करेगी अभी के हालात में, या अलग अलग पॉकेट? जैसे समाजवादी पार्टी को यूपी में देखा जाता है, आपका एक अपना नीश देखा जाता है। समाजवादी पार्टी कहाँ रही? समाजवादी पार्टी को परसेप्शन तो है ना? समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में बल्कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर मुसलमानों ने 90% अगर वोट दिया किसी पार्टी को, समाजवादी को दिया इस विधानसभा के चुनाव में।
तब भी भाजपा को नहीं हरा पाए। तो ये क्या बताता है? इनकी कॉम्पिटेंस और इनकी क्रेडिबिलिटी को बताता है कि भाई जहाँ से आप चलिए चुनाव हार गए विधानसभा का, जहाँ से आप MP हैं, सांसद थे, जिस सीट पर आपने 19 में 1.5 लाख वोट से जीता, आज वहाँ 6000 वोट से हार गया। ओवैसी साहब, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हम हर कोई जानना चाहते हैं। आपने समाजवादी पार्टी पे क्वेश्चन किया, आपकी जो पार्टी है बिहार में, उसके अपने MLAs टूट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? तो अब उनको भाग गए, वो धोखा दिए। धोखा क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारी लड़ाई जो बिहार की, जो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई थी, और हमने साफ कहा था कि सत्ता से हमको मतलब नहीं है, सीमांचल के इंसाफ से हमको मतलब रहेगा। और वो सीमांचल में सिर्फ एक समुदाय के लोग तो नहीं थे। आज आप ये पानी देख रहे हैं ना, आप हर साल चले जाइए, सीमांचल में ज़मीन कटती जाती है, 100 एकड़ ज़मीन कटती है, खेत कट जाते हैं, ज़मीन कट जाती, कोई पूछता नहीं है। वो लड़ाई सीमांचल की थी, पूरे बिहार पर, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड रीजन सीमांचल है। अगर वो उन लोगों को धोखा दिए हैं तो वो जनता जवाब देगी। एक बहुत मेरे मन में एक ये आपसे ही पूछना चाहूँगा, हालांकि उससे पहले एक बड़ा फ़नी सा सवाल है। वो सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके लिए कहा कि आप देशभक्त हैं, ये गारंटीड है, पक्का है, नेशनलिस्ट भले ही ना हो लेकिन देशभक्त हैं। आप इसको कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट या निंदा? वो उनसे ही पूछ लीजिए, उसका मतलब समझा। आप कैसे असेस करते हैं? अब सुब्रमण्यम स्वामी है भाई, वो बोलते हैं तो उनको। आप मुझे एक बात बताइए, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कोई एक ऐसा मैसेज भी देंगे ओवैसी साहब। आज के दौर में जो भी नूपुर शर्मा का एपिसोड हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एग्रेशन देखा जा रहा है एक समुदाय विशेष का दूसरे समुदाय विशेष के ख़िलाफ़, खासकर अगर वो लोग कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अभी हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हत्याएं हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस का? जो नूपुर शर्मा ने किया वो तो गलत है, इट इज़ राइट नाउ। नहीं, देखिए, ये मिसाल है रेडिकलाइजेशन का भी। और रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक आदमी को इसलिए मॉब लिंच करके मार दिया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने गोश्त की तस्करी कर रहा था। ये भी हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो ये सब रेडिकलाइजेशन की मिसालें हैं। और रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? भाषण से या मेरे बोलने से रेडिकलाइजेशन कंट्रोल होगा? रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से। आप रूल ऑफ लॉ को कानून को इम्प्लीमेंट करिए। नहीं, लेकिन आप जैसे नेता अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे तब भी तो कंट्रोल होगा। अगर हम राजनीति में हैं तो उन रेडिकलाइज लोगों को हमसे ही नफरत है सबसे पहले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर हम अपनी बात करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे, लड़के हासिल करेंगे। मैं एक रूल ऑफ गन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की हत्या करके, किसी को पीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट के ज़रिए से हम जीतेंगे, बैलेट के ज़रिए से इंसाफ हम हासिल करेंगे और सरकार को हम क्वेश्चन करेंगे, हम खुल के बोलेंगे। इसके बावजूद भी लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मिट्टी में पैदा इसी मिट्टी में जाने वाला हूँ, तो पुकारते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप पुकारेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी ज़िद बढ़ेगी। मेरे को इनके पुकारने से कोई रुक जाएगा क्या? आप कितना पुकारेंगे, पुकारिए ना। आपका काम पुकारना है, मेरा काम करना है। अब हर कोई अगर इल्ज़ाम लगाएगा, बोलेगा तो ठीक है, लगाइए आप। मगर अगर अभी आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 इम्पॉर्टेंट सजेशंस देने हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री, आप इन पहाड़ियों में जो हमारी फ़ौज बैठी हुई है ना, चीन से मुकाबला कर, आप वहाँ पर जाइए। हमको नहीं लेना चाहते, वहाँ पर जाए प्रधानमंत्री। तो जाते हैं ना, नहीं, हॉट स्प्रिंग में जाइए, जहाँ पर 60,000 फ़ौज हमारी खड़ी हुई है। ये हमको भी जाइए। हम देखना चाह रहे हमारी ज़मीन पर चीन क्यों बैठा हुआ है। हम प्रधानमंत्री से खुद भी जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। अगर प्रधानमंत्री लेके जाएंगे। और बेरोज़गारी दूर करिए नौजवानों में। देखिए, एक बात समझिए सर, ये जो अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ, याद रखिए ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये लोग राजनीति से और पॉलिटिशियन से मायूस हो रहे हैं।
ये हमारे देश के लिए अच्छा लेकिन नहीं आप तो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो सांसद की एज है वो कम करना चाहिए, आपने बोला है। है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 18 साल में वोट डालने दे सकते हैं उसको, और हमारी 50% आबादी का हिस्सा है, 20 साल में बनने दीजिए उसको, MLA MP बनने दीजिए, क्यों ना बने। भाई हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक सफ़ेद बाल नहीं आएंगे, बुजुर्गी नहीं आती, विजडम नहीं आता। अरे कौन सा में आ रही है भाई? भगत सिंह की एज क्या थी, अशफाकुल्ला की एज क्या थी? 20 साल में उसको MP बन के आने दीजिए, विधायक बने दीजिए, सांसद बने, देखिए उसके पास भी तो आइडियाज़ होंगे। भाई हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना हमको। आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये, अगर आप कोई शेर या कुछ बता पाएँ, कुछ सुना चाहें हमें हमारे दर्शकों को बताना नहीं, शेर तो याद नहीं है, बस वही पैगाम के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ओवैसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर, आप यहाँ तक आए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दर्शकों को दिया। और वो भी ये देखिए, इंडस रिवर यहाँ पर है और एक तरफ इन पहाड़ियों में आप देखिए ज़रा ऊपर, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हम लोग यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं लेह में, और ओवैसी साहब ख़ास तौर पर एक मैसेज देने जनता के बीच यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। सच एन ऑनर। Thank you, सर, प्लीज़ कम।